नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी और दिल को छूने वाली कहानी कफन, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कफन एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। हमारे पास कहानी के कुछ हिस्से हैं जिनसे हमें घीसू और माधव, ये जो बाप बेटी की जोड़ी है और उनकी जो दुनिया थी, उसके बारे में पता चलता है। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि किरदारों की सोच, उनका नजरिया और वो समाज, उसको समझें जिसमें ये कहानी सेट है। और कहानी की शुरुआत ही मतलब हिला देती है। हाँ। एक झोपड़ी में अंदर औरत दर्द से चीख रही है। हाँ, प्रसव पीड़ा में। और बाहर ये दो आदमी, घीसू और माधव, अलाव ताप रहे हैं पूरी बेफिक्री से। बिल्कुल। और ये शुरुआत ही हमें सीधे उस माहौल में खींच लेती है जहाँ ऐसा लगता है कि मानवीय संवेदनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ घीसू और माधव की कहानी नहीं पहुंचा देती है। हम देखेंगे कि कैसे उनकी परिस्थितियां उनके हर फैसले पर असर डालती हैं। तो पहले इन किरदारों को ही थोड़ा समझें। घीसू और माधव, कहानी बताती है कि ये बहुत आलसी हैं, कामचोर, गांव में कोई इज्जत नहीं। इनका गुजारा कैसे होता है? या तो कोई दया करके कुछ दे दे या फिर छोटी मोटी चोरी। हाँ। पहले हिस्से में ही दिखता है माधव की पत्नी बुधिया, वो अंदर दर्द से तड़प रही है। और ये दोनों बाहर आराम से बैठकर आलू भून रहे हैं। और वो आलू भी कहाँ से आए? किसी के खेत से चुराए हुए। वही तो, मतलब ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है। बिल्कुल चौंकाने वाली। और उनकी बातें सुनिए जरा। माधव चढ़कर क्या कहता है, मरना ही है तो जल्दी मार क्यों नहीं जाती? अरे बाप रे। और घीसू, वो भी जैसे मान चुका है कि भाई ये बचने वाली नहीं है। ये उनकी बेफिक्री नहीं है, ये असल में उस चरम गरीबी और निराशा से निकली हुई एक कठोरता है। एक तरह की संवेदनहीनता। हाँ, उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल बदल चुकी हैं। बस पेट भरना है किसी भी तरह। कहानी में एक जगह लेखक इशारा भी करते हैं कि उस समाज में जहां दिन रात मेहनत करने वाले किसान भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं थे, सही बात, वहां घीसू जैसे लोगों का होना शायद कोई अचरज की बात नहीं थी। क्या ये एक तरह से समाज पर टिप्पणी है कि भाई मेहनत का कोई फायदा नहीं, इसलिए घीसू का रास्ता ज्यादा समझदारी का था? अजीब सी समझदारी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्रेमचंद घीसू के आलस को सिर्फ एक व्यक्तिगत कमी की तरह नहीं दिखाते, वो इसे उस सामाजिक व्यवस्था पर एक कमेंट की तरह पेश करते हैं जहां आप कितनी भी मेहनत कर लो, ना इज्जत मिलती है, ना 2 वक्त की रोटी की गारंटी। सही। तो ऐसे में घीसू की ये निष्क्रियता, ये कामचोरी एक भयानक किस्म की समझदारी बन जाती है, या शायद कहें कि सिस्टम के खिलाफ एक तरह का मौन विद्रोह। दिलचस्प नजरिया है ये। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। हाँ। सुबह पता चलता है कि बुधिया मर गई। हाँ। पेट में बच्चा भी नहीं बचा। हाँ। और उसके बाद शुरू होता है रोना पीटना, जोर जोर से। दिखावे का। लगता तो वही है, क्योंकि फौरन बाद वो योजना बनाने लगते हैं कि कफन और लकड़ी के लिए पैसे कैसे जुटाए जाएं। गांव वालों से मांगने की तैयारी। और उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं। जमींदार, जो कहानी बताती है कि इन दोनों से नफरत करता है। हाँ, नफरत करता है, फिर भी 2 रुपए दे देता है। शायद लोकलाज के डर से। हाँ, हो सकता है। और गांव के बनिए महाजन भी कुछ कुछ पैसे देते हैं। कुल 5 रुपए जमा हो जाते हैं। 5 रुपए उस जमाने के हिसाब से शायद ये कफन के लिए ठीक ठाक रकम रही होगी। हाँ, जरूर। लेकिन इसके बाद जो होता है वो शायद कहानी का सबसे ज्यादा विवादित और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। वो बाजार जाते हैं कफन खरीदने, लेकिन खरीदते नहीं। उनके मन में ख्याल आता है। हाँ, वो सोचते हैं कि कफन तो लाश के साथ जल ही जाएगा, है ना? तो इन पैसों से क्यों ना अपनी भूख मिटाई जाए, अपनी प्यास बुझाई जाए। ये ख्याल आना और फिर उस पर अमल करना, ये फैसला, ये अपने आप में हैरान करता है। मतलब, और ये ख्याल उन्हें सीधा कहाँ ले जाता है? शराब खाने, मधुशाला। हाँ, और वहां जाके वो उन पैसों से जो कफन के लिए मिले थे, उनसे वो शराब मंगाते हैं, पूड़ियाँ, चटनी, कलीजियाँ। पेट भर के खाते पीते हैं, पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। ये सिर्फ लालच नहीं है, ये शायद जिंदगी भर की जो वंचनाएं थीं, जो भूखी इच्छाएं थीं, उनका एक विस्फोट है। और कमाल की बात यह है कि वो अपने इस काम को सही भी ठहराते हैं। हाँ, ये सबसे अजीब है। वो तर्क देते हैं, कहते हैं कि बुधिया की आत्मा को शांति मिलेगी, उसे बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग जाएगी वो। ये कैसा तर्क है? मतलब अपनी गलती को। ये एक तरह का आत्मधोखा है और परिस्थितियों से उपजी सोच का शायद चरम है ये। उनका तर्क देखिए, कैसे वो अपनी फौरी जरूरत को एक धार्मिक और सामाजिक तसल्ली से जोड़ देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भाई, जब जीते जी तन ढकने को चीथड़ा तक नहीं मिला, तो मरने के बाद ये नया कफन
इस रस्म का क्या मतलब? इसमें कहीं ना कहीं समाज की इन खोखली रस्मों पर भी एक तीखा सवाल है। हाँ, ये बात तो है। समाज की रीतियों पर भी सवाल उठता है। अच्छा, कहानी का अंत तो और भी अजीब है। नशे में धुत होकर हाँ। वो बची हुई पूड़ियां एक भिखारी को दे देते हैं। और पहली बार दान देने का गौरव महसूस करते हैं। वाह, हाँ। वो खुशी, वो गौरव, वो भी नशे की हालत में। और फिर वो नाचते गाते हैं, बुधिया को आशीर्वाद देते हैं कि तूने हमें कितना अच्छा खिलाया पिलाया, और फिर वहीं नशे में ढेर हो जाते हैं। अविश्वसनीय। ये अंत ये कई सवाल खड़े कर देता है, उनकी नैतिकता पर, समाज की भूमिका पर, गरीबी इंसान को क्या से क्या बना सकती है, इस पर। वाकई ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है, अंदर तक हिला देती है। हाँ, ये हमें बहुत ही असहज करने वाले सच के सामने लाके खड़ा करती है। कफन, जो मरने वाले के सम्मान का प्रतीक माना जाता है, वो यहाँ जिंदा लोगों की पेट की आग बुझाने के काम आता है। ये सिर्फ घीसू और माधव का नैतिक पतन नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था पर, उस समाज पर भी एक सवालिया निशान है, जो इंसान को इस हद तक बेबस और शायद कहें कि संवेदनहीन बना सकती है। बिल्कुल सही कहा। और चलिए इसी बिंदु पर आज की इस चर्चा को रोकते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ। क्या घीसू और माधव का ये जो काम था, कफन के पैसे उड़ा देना, क्या ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत गिरावट थी, उनका चरित्र दोष था, या फिर ये उस समाज की गहरी नाकामी का आईना है, जहां जीते जी इंसान को तन ढकने को कपड़ा ना मिले, पर मरने पर नया कफन उड़ाना जरूरी समझा जाए? सोचने वाली बात है।